हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि हमने समय समय पर जाना कि हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपसे हम जो है डिस्कस करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्या है कि हमने क्या है आज कुछ और जो नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर आज हम फिर से ना विचार विमर्श करेंगे। ये जो प्रश्न होते हैं साथियों, ऐसा है कि ये प्रश्न जो है आपके लिए तैयार किए जाते हैं ताकि जो हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की जो कह लीजिए आप आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको जो बहुत सहायक होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार हमने ये देखा है कि गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, या कह लीजिए कि आने वाली परीक्षाओं में वही प्रश्न हमें फिर से देखने को मिलते हैं और उससे संबंधित अन्य प्रश्न जो होते हैं उन पर भी हम जो है विचार विमर्श करते हैं ताकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको जो है बार बार मात्र अभ्यास करने से हिंदी साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी हो, साथ ही साथ आपको यह भी पता लगे कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार जो है हिंदी साहित्य से पूछे जाते हैं और अन्य प्रश्न किस प्रकार से जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भिन्न भिन्न साहित्यकार जो है, आलोचक जो है, लेखक है, उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं और उन पर भी हम जो है विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ठीक। और इसी के साथ आप जो अगर आप घर बैठे ही हमसे मास्टर कैडर हिंदी की अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है अपने स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको सभी प्रकार कह लीजिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उस पर भी विचार विमर्श आपको दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट कोर्स जो है आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि हम जो है आपको जो है समय समय पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर आपसे जो है विचार विमर्श यूं ही करते रहेंगे। ठीक है, तो आओ चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर, प्रथम प्रश्न की ओर और शुभारंभ करते हैं अपने जो एमसीक्यू का जो हिंदी साहित्य से है। जैसे कि पहला हमारे पास है कि छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। इसका जो मतलब है, इसका जो आधार है वो ये है कि छायावाद जो युग था, ठीक है, जो उसका युग का जो प्रवर्तक है, जो मुख्य कवि है, वो किसे माना जाता है। ठीक है, तो ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो छायावाद युग है ना, जो छायावाद युग है ना, ये छायावाद युग में जो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में जो आपको कवि दिए गए हैं, ये चारों के चारों जो कवि हैं, ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये चारों ही कवि जो है छायावाद से अपना संबंध रखते हैं। दूसरा ये है कि छायावाद से संबंध रखने के कारण दूसरा ये छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछा यह गया है कि छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो छायावाद का जो प्रवर्तक कहा जाता है वो कहा जाता है, ए ऑप्शन में हमारे पास है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ऐसा भी जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के जो है प्रवर्तक माने गए हैं और छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 माना गया है, परंतु कुछ पुस्तकों में जो है इसका समय जो है वो 1920 से भी प्रारंभ माना गया है और 1938 तक माना गया है। लेकिन आपको क्या है, दोनों विकल्प जो है एक साथ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, या तो आपके पास 1918 होगा या 1920 होगा। लेकिन 1918 का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद की कृति थी 1918 में झरना। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, 1918 में प्रारंभ हुई, प्रकाशित हुई, वहीं से जो है छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद में मैंने आपको ये भी बताया कि 4 आधार स्तंभ हैं जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
चार जो ऑप्शन है, चारों के चारों जो है ये छायावादी युग के जो है आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर आधार स्तंभ पूछ लिया जाए तो ये चारों ही है। अगर आपसे प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो वो है जयशंकर प्रसाद। बहुत से आलोचकों ने जैसे अलग अलग माने हैं, ठीक है, परंतु जो अधिकतर इतिहासकार हैं, अधिकतर जो आलोचक है, वो अपनी सहमति जो प्रकटाते हैं वो जयशंकर प्रसाद के साथ प्रकटाते हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाना सही समझेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसके अनुसार भक्ति का समय क्या है। अब हमारे पास ऑप्शन में देखिए आप क्या है कि जैसे पहला तो है हमारे पास संवत 1050 से 1375, दूसरा है हमारे पास 1375 से 1700, सी में हमारे पास है संवत 1700 से 1900 और डी में हमारे पास संवत 1900 से अब तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो भक्ति काल का समय सीमा क्या मानते हैं। देखो, भक्ति काल की जो समय सीमा आचार्य शुक्ल जी ने जो मानी है वो मानी है हमारे पास है संवत 1375 से 1700, ये जो है ये भक्ति काल का समय माना गया है। ठीक है, और संवत 1050 से 1375 क्या है, आदिकाल, ये है आदिकाल। ये उन्होंने माना भक्ति काल, जिसको उन्होंने कहा पूर्व मध्य काल। क्या कहा, पूर्व मध्य काल। दूसरा आता है हमारे पास संवत 1700 से 1900, जो कि इन्होंने माना उत्तर मध्य काल यानी कि रीतिकाल। क्या माना, रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्य काल। ठीक है, उत्तर मध्य काल संवत 1900 से अब तक। हम चलते आगे। आपको यह भी बता दूं कि आदिकाल को जो शुक्ल जी ने कहा, आदिकाल को उन्होंने कहा वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहकर उन्होंने पुकारा है। ठीक है, तो आदिकाल को उन्होंने कहा वीर गाथा काल, भक्ति काल को उन्होंने कहा पूर्व मध्य काल, रीति काल को उन्होंने कहा उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा, आधुनिक काल को उन्होंने कहा गद्य काल। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहकर पुकारा। तो जो प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से हमारा जो उत्तर है शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है, तो वो 1375 से 1700 संवत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो हमने जानना है कि भक्ति विवेक जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है। ए मलूकदास, बी सुंदरदास, सी नाभादास, डी दादू दयाल। तो भक्ति विवेक जो रचना है वो रचना मानी गई है मलूकदास की। ठीक है, मलूकदास की रचना मानी गई है भक्ति विवेक। सुंदरदास जो है वो श्रृंगार रस के गौर विरोधी कवि हैं। गौर विरोधी कवि है कौन, सुंदरदास। इसके अलावा सुंदरदास जो है संत जो कवि थे उनमें सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। ठीक है, नाभादास ने लिखी भक्तमाल। ठीक है, दादू दयाल जो है वो भी जो है संत जो काव्य है उसमें से आते हैं। ठीक है, दादू दयाल, तो इनकी रचना है हरड़े वाणी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है साथियों वो है मलूकदास। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो भक्ति विवेक जो रचना है वो मलूकदास की है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। अब इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा कवि जो है वो रीति मुक्त नहीं है। देखो, 4 ऑप्शन है, 3 जो है वो रीति मुक्त है, पर हमने तो ये देखना है कि कौन नहीं है। जो नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है। तो ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर, डी आलम। तो बोधा जो है, ठीक है, जो बोधा है
वो क्या है, वो रीति मुक्त कवि है। बी ठाकुर भी रीति मुक्त कवि है और डी आलम भी रीति मुक्त कवि है। तो ऑप्शन हमारे पास बची क्या, सी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमसे यह पूछा गया है जो रीति मुक्त कवि नहीं है, तो नहीं नहीं है वो पद्माकर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? अब हमने ये बताना है कि कामायनी जो है उसका मूल दर्शन क्या माना गया है। कामायनी का जो मूल दर्शन है वो क्या माना गया है? ए चरवाक दर्शन, बी प्रतिभिज्ञा दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी जैन दर्शन। तो कामायनी जो है, ठीक है, कामायनी जो है, कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी क्या है, महाकाव्य है। और कामायनी जो है उसमें कौन सा दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। ठीक है, कामायनी जो है उसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है हमें देखने को मिलता है। कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कृति है ये। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कृति है कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है और इसमें हमें जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? अब हमने ये बताना है कि माधव हम परिणाम निराशा जो पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो ए सुंदरदास के द्वारा, बी विद्यापति के द्वारा, सी सूरदास, डी ये क्या है, रसखान। ठीक है, तो माधव परिणाम निराशा जो है वो विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, ये सॉरी सुंदरवास नहीं है, ये छोटा सा ना मिस्टेक है, यहां पर है दास। ठीक है, क्या है, दास, सुंदरदास। तो विद्यापति की ये पंक्ति है कि माधव हम परिणाम निराशा, तो विद्यापति की ये पंक्ति है। ठीक है, तो सुंदरदास जो है मैंने आपको बताया सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल जो है इनके गुरु हैं, किनके? सुंदरदास के। ठीक है, इनकी एक रचना है सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर। ठीक है, इनकी रचना है। विद्यापति की रचना है पदावली। ठीक है, जो कि मैथिल भाषा में है। ठीक है, सूरदास ने लिखी, आपको सभी को पता है कि सूरदास जो है वो कृष्ण काव्य से है, कृष्ण भक्त है। तो उनकी रचना है जैसे सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी जो है रचनाएं है। रसखान की है प्रेम वाटिका, दान लीला। ठीक है, तो ये जो रचनाएं मैंने आपको जैसे बात ये है कि साथियों की जैसे क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा गया कि माधव हम परिणाम निराशा, इसका आंसर हमें मिल गया विद्यापति बी ऑप्शन में। साथ ही साथ क्या अन्य जो कवि है, जैसे हमारे पास ए बी सी डी में 4 कवि हमें जो ऑप्शन में मिलते हैं उनका हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। ठीक है, और हमें जो है आगे जो है किसी भी एग्जाम में जो है अगर आ भी जाए हमें तो याद हो तो हम उसका जो है वही आंसर लगा दें। ठीक है, तो साथ में क्या है अन्य कवि जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? अब हमने ये बताना है जो रसखान कवि है, ठीक है, तो उस कवि का नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, असली इसको बोलते हैं नाम क्या है। वैसे तो रसखान है लेकिन उनका असली नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, ए नसीम खान, बी अब्दुल, सी अली मोहम्मद, डी सैयद इब्राहिम। तो रसखान जो है उनका नाम है सैयद इब्राहिम। ठीक है, क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। रसखान का क्या नाम है? सैयद इब्राहिम। तो डी ऑप्शन हमारा
बिल्कुल राइट आंसर है। जो रसखान की कहते हैं साथियों, जो रचनाएं थी, जो कृति थी, वो मैंने आपको जो अभी हमने क्वेश्चन किया 6 नंबर पर, तो उसमें मैंने आपको बता दी। जैसे प्रेम वाटिका, दान लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन 7 नंबर पर कि रस खान का वास्तविक नाम क्या है। तो यहां आकर हमने ये जाना कि इनका वास्तविक नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, तो ये आप कवि देखिए, सभी के सभी जो कवि हैं ये रीतिकाल से संबंध रखते हैं, यानी कि ये रीतिकाल के कवि हैं। ए भूषण, बी बिहारी, सी मतीराम, डी सेनापति। तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये हम सबको मालूम है कि राजा जय सिंह के जो दरबारी कवि थे वो थे बिहारी। ठीक है जी, बिहारी, बिहारी ने लिखी बिहारी सतसई। 713 दोहे। ठीक है, 713 दोहे। फिर मतीराम, सेनापति, भूषण, ये सभी के सभी जो है ये क्या है, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, पर हमने ये जानना था कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन है, तो वो बिहारी सतसई है, जो कि 713 दोहे उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अब ये कामायनी जो है महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो इस कामायनी महाकाव्य में जो श्रद्धा नामक जो पात्र है, ठीक है, पात्रा है, ठीक है, श्रद्धा नामक, तो वो किसका प्रतीक मानी गई है? देखते हैं हम। ए वो कर्म का प्रतीक है, बी ज्ञान का प्रतीक है, सी बुद्धि का प्रतीक है, या डी हृदय का प्रतीक है। तो कामायनी जो है वो किसका प्रतीक मानी गई है? जैसे मनु जो है वो मन का प्रतीक है, वो साधक का प्रतीक है। ठीक है, उसी प्रकार जो है श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है श्रद्धा? हृदय का। तो हृदय का प्रतीक मानी गई है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा मानी गई है हृदय का प्रतीक। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है ये, आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? ए उपेंद्र नाथ अशक, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, और डी मुक्ति बौद्ध। तो बांधो ना नाव इस ठाव के जो लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव, तो इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? बांधो ना ठाव इस नाव को, ये इसके लेखक जो है वो निराला जी हैं। ठीक है, कौन माने गए हैं? निराला जी। निराला जी इसके जो है लेखक माने गए हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक हमने बताना, ए सरप्पा, बी शबरपा, सी लुईपा, डी कनप्पा। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? सरप्पा। सरप्पा जो है ए ऑप्शन में हमारे पास है, तो सरप्पा के जो है वो सहजयान के प्रवर्तक माने गए हैं, सरप्पा जी। ठीक है, तो आप देखिएगा जो सरप्पा है, शबरपा है, लुईपा है, कनप्पा है, ठीक है, तो इन सिद्धों के साथ पा शब्द जुड़ता था। ठीक है, पा शब्द जो है वो अपना आदर्श परक, ठीक है, ये साथ जो थे जोड़ते थे। ठीक है, सरप्पा जो है, सरप्पा की रचना है दोहा कोश। ठीक है, सरप्पा जो है उसकी रचना है दोहा कोश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची प्रथम को सूची सेकंड से जो है सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो हमने क्या करना है कि हम ना सूची 1 को देखेंगे, फिर सूची
सेकंड या द्वितीय को देखेंगे, उसके बाद जो है इनका मिलान करेंगे। देखो कि जैसे हमारे पास है प्रद्युम्न चरित्र, स्वरारोहण, मधु मालती कथा, चिताई वार्ता, ठीक है, ये जो है रचनाएं हैं। उसके बाद है नारायण दास, चतुर्बुद्ध दास, विष्णुदास और सुधीर अग्रवाल। तो ये हमारे पास लेखक हैं। हम इनका क्या करना है, हमें इनका सूची जो है वन को सूची सेकंड के साथ इनका मिलान करना है, यानी कि सही जो कृति है उनके जो रचनाकार है उनका मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखिए कि पहले प्रद्युम्न चरित्र, ये जो है प्रद्युम्न चरित्र जो है ये सुधीर अग्रवाल की है, ठीक है, सुधीर अग्रवाल की रचना है प्रद्युम्न चरित्र। दूसरा हमारे पास है स्वर्गारोहण, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण जो है ये रचना किसकी है, तो स्वर्गारोहण जो रचना मानी गई है ये मानी गई है विष्णु दास की, तो बी यहां पर आएगा, ठीक है। स्वर्गारोहण किसकी रचना है, विष्णु दास की। फिर आता है हमारे पास मधुमालती कथा, तो मधुमालती कथा जो है वो है चतुर्बुद्ध दास की। फिर आता है चिताई वार्ता, चिताई वार्ता है वो नारायण दास की रचना मानी गई है, चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन हुआ बी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने जब इनका सूची मिलान किया तब हमें मालूम पड़ा कि जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। इसी के साथ अगर साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने जो है बड़ा ही आसान काम करना है। आपने क्या करना है कि आप जो है अपना नेम यानी कि अपना नाम, पेपर, आप जिस पेपर की हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार का जो है मटेरियल मिलेगा, जैसे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, उसके अलावा आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है आप जो है जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं आपने वो पेपर टाइप करना है। उसके बाद सिटी यानी कि अपना शहर, या आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपने गांव का भी नाम जो है टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल, ठीक है, यानी कि अपना जेंडर। फिर आपने क्या करना है, इन सबका जो टाइप करके आपने जो है इन नंबरों पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें मैसेज करके आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मालूम है कि जैसे कि इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे कि हम सबको मालूम है जैसे कि अभी पंजाब में जो है ईटीटी से संबंधित 1994, मास्टर मिस्टर 4161, पीटीआई 2000 के करीब, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 के करीब जो पोस्टें अभी पंजाब में चल रही हैं, उनके लिए अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन सफलता हासिल करना चाहते हैं आगामी परीक्षाओं में, मास्टर कैडर में, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जो ये स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप हमसे जो है बिल्कुल फ़ोन के माध्यम से या ये कॉल करके भी आप हमसे जो है इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे 13 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है। अब हमने ये बताना है कि चिंतामणि की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। ए साहित्य दर्पण, बी काव्य विवेक, सी कवि कुलकर्तृ, या डी काव्य प्रकाश। तो कौन सी रचना जो है वो चिंतामणि की नहीं मानी गई, तो काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और डी काव्य प्रकाश, ये सभी जो रचनाएं हैं ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है साहित्य दर्पण, ये इनकी रचना नहीं मानी गई है, ठीक है। साहित्य दर्पण जो है वो इनकी रचना नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंत की पहली रचना कौन सी है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, पंत की पहली रचना कौन सी है, तो सुमित्रानंदन पंत जो है इनकी पहली रचना कौन सी मानी गई है ये हमने देखना है। ए बीना, बी ग्रंथि, सी गिरजे का घंटा, डी इनमें से कोई नहीं।
तो पंत की जो पहली रचना है वो कौन सी मानी गई है? तो पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। ठीक है, सी ऑप्शन में हमारे पास है गिरजे का घंटा, तो बिल्कुल राइट आंसर है सी, गिरजे का घंटा। ठीक है, गिरजे का घंटा जो है इनकी पहली रचना मानी गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार समझतावाद के प्रवर्तक कौन है? अब आचार्य शुक्ल ने जो है समझतावाद जो है उसके प्रवर्तक किसे माना है? ए मैथिली शरण गुप्त को, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो शुक्ल जी ने जो समझतावाद के प्रवर्तक माना है वो माना है श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक को जो है इन्होंने समतावाद का प्रवर्तक माना है, और श्रीधर पाठक जो है वो द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के स्वच्छंदता समझता युग के समझता धारा के कवि हैं। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार समझतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक माने गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन माने गए हैं? तो पुरानी हिंदी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी राम कुमार वर्मा, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी लक्ष्मी सागर वाजपेयी। तो पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही कहा। तो पुरानी हिंदी पुस्तक किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मानी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? ए रैदास, बी पीपा, सी वैणी, डी विष्णुदास। तो कौन है स्नेह लीला के रचयिता? स्नेह लीला के रचयिता जो है वो है विष्णुदास। विष्णुदास जो है वो स्नेह लीला के रचयिता माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? अब हमने ये देखना है कि कौन सा जो है मतीराम के द्वारा रचित नहीं ग्रंथ है। तो ए छंदसार, बी रसराज, सी सुख सागर, डी साहित्य सार। तो कौन सा है कि जो उनसे संबंधित नहीं है? वो है सुख सागर। ठीक है, सुख सागर जो है वो मतीराम की रचना नहीं है। साहित्य सार भी उनकी रचना है, रसराज भी उनकी रचना है, और छंदसार भी उनकी रचना है, पर जो सुख सागर है वो उनकी रचना नहीं है। तो सुख सागर किनकी रचना है? सदा सुखलाल की, सदा सुखलाल की। साकेत में कितने सरग हैं? अब हमने ये बताना है जो साकेत है उसमें कितने जो है सरग है। तो ए 15 सरग है, बी 11 सरग है, सी 12 है, और डी 7 है। तो साकेत जो है उसमें कितने सरग माने गए हैं? 12 सरग है। ठीक है, साकेत जो है उसमें कितने सरग है? साकेत में सरग है 12, और साकेत जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ठीक है, ठीक है, सरग कितने हमने देखे थे? 12। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है उर्मिला। ठीक है, और मार्मिक सरग कौन सा है? मार्मिक सरग कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए कि मार्मिक सरग कौन सा है, तो मार्मिक सरग है नवम सरग। क्या है उसमें? नवम सरग में उर्मिला का विरह वर्णन, उर्मिला का विरह वर्णन। ठीक है, तो साकेत जो है उसमें 12 सरग है और मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट। कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कली कौतुक रूपक के लेखक कौन माने गए हैं?
तो कली कौतुक रूपक के जो लेखक है वो कौन है? ए प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो कली कौतुक रूपक के जो लेखक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है वो कली कौतुक रूपक के जो है रचनाकार हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? ए गद्य का, बी तकनीकी, सी समीक्षा, डी संचार। तो किसका हुआ? ए गद्य का। ठीक है, ए गद्य का विकास हुआ। श्रृंधि के रचनाकार हैं, श्रृंधि अब रचना है, इसके रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी नरेश वर्मा। तो सैंधी जो है इनके रचनाकार कौन है? सैंधी के जो रचनाकार हैं वो हमारे पास है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है सैंधी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सैंधी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अदमान की रचना है, अदमान जो है उसकी रचना कौन सी है? ए पैगलम, बी संदेश रासक, ठीक है, सी जयचंद प्रकाश, डी जो है प्रबंध चिंतामणि। तो अदमान की रचना कौन सी है? वो है हमारे पास जो बी में ऑप्शन है हमारे पास संदेश रासक। संदेश रासक जो है वो अदमान की रचना है। ठीक है, संदेश रासक जो है अदमान की रचना मानी गई है। मीराबाई के गुरु कौन थे? ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न जो है हमें देखने को मिला हिंदी साहित्य के अन्य अन्य परीक्षाओं में। भिन्न भिन्न की जो परीक्षाएं होती है हिंदी साहित्य में, तो कई बार हमने ये देखा कि मीराबाई के गुरु बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन जो है ये आया है। तो मीराबाई के गुरु कौन है? तो ए रैदास है, बी कबीर दास है, सी सूरदास है या डी मुलुकदास है। तो मीराबाई के जो गुरु हैं वो है रैदास। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रैदास को जो है रविदास भी कहते हैं। ठीक है, रैदास को जो है रविदास भी कहते हैं। ठीक है, इनके 40 शब्द जो हैं, ठीक है, या श्लोक कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कहां पर है? गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, इनके जो 40 शब्द हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में हमें संकलित हैं, देखने को मिलेंगे। मीराबाई के गुरु जो है वो रैदास हैं। ठीक है, ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? कि नारी विमर्श पर जिसने पहले लिखा, हमने वो लेखिका को जानना है, कौन सी है वो? ए महादेवी वर्मा, ठीक है, बी बंग महिला, ठीक है, सी शिवाली और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नारी विमर्श पर सबसे पहले जो लिखा वो थी महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने जो है सबसे पहले जो है नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नारी विमर्श पर सबसे पहले किसने लिखा? तो महादेवी वर्मा ने लिखा था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है साथियों ये हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो लड़ी है, जो क्रमसार है, अब वो उस अंत हुआ, उसका समापन हुआ। इसी के साथ आप जो है हमसे फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा आप बन सकते हैं। जैसे कि आपने करना क्या है, नेम, पेपर, सिटी यानी कि शहर या किसी गांव से भी आप संबंध रखते हो, तब भी आपने क्या करना है, अपना जेंडर मेल और फीमेल ये सब टाइप करके आपने क्या करना है, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और घर बैठे आप जो है हिंदी साहित्य से या पंजाबी किसी भी आप मास्टर कैडर की कोचिंग लगा लिए, घर बैठे ही आप हमसे जो है ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए आप भरपूर तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास मास्टर मिस्टर कैडर पंजाबी, हिंदी, एसएसटी के लिए सेम पोजीशन रहेगा। आपको जो है
आपको जो है वीडियोस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लासें आपकी होंगी, ठीक है, और आपको महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू भी जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हमारा जो है एक डेमो देखना चाहते हैं, फ्री डेमो, तो आपने क्या करना है कि टेट बजर ऐप जो है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर जो है फ्री डेमो भी आप देख सकते हैं, उसका आप लुत्फ जो है उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है हमें वही प्रोसीजर है कि आप जो है हमें बिल्कुल जो है ये सब कुछ टाइप करके आप इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक लेक्चर, जो कि काफ़ी हमने देखा कि जो आधुनिक काल के प्रश्न से जो बार बार आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है, आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी उनकी संभावना है, वो आपसे विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप मुझको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अनोखे प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। अब तब तक के लिए धन्यवाद।